गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सुमित आपका हमारे YouTube चैनल द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन। हाउ टू सेलेक्ट ए स्टॉक दैट इज ए मल्टी बैगर। किसी भी एक मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया हो। आगे जाने के पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाले हैं, जिसका मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसी कंपनी की कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, मार्केट में उसका वैल्यू क्या है वो बताता है। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इंडस्ट्री पीई मतलब वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में बिलोंग्स करती है उस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। 52 वीक हाई लो, एक साल में वो स्टॉक कितना ऊपर कितना नीचे गया है। करंट मार्केट प्राइस, अभी उस कंपनी का एक स्टॉक का कीमत कितना है, उसी को हम कहते हैं करंट मार्केट प्राइस। बुक वैल्यू, एज पर द कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपनी बुक वैल्यू कितना होना चाहिए। आरओसीई, आरओई, रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। सेल्स ग्रोथ मतलब हर साल दर साल वो कंपनी अपना कितना वॉल्यूम सेल्स बढ़ा रही है या घटा रही है। ये सब पैरामीटर्स हमें देखना पड़ता है किसी भी एक मल्टी बैगर स्टॉक का डिसीजन लेने के पहले। डिविडेंड, हर साल वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है, यह भी देखना पड़ता है। करंट ईयर डिविडेंड और लास्ट 5 ईयर डिविडेंड दोनों का हमें एनालिसिस करना पड़ता है मल्टी बैगर स्टॉक चूज करने के पहले। So how to select stock for investment and when to invest? ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा चलता है कि हमें एक मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए और उस मल्टीबैगर स्टॉक में सही समय में इन्वेस्टमेंट करना है। किस समय इन्वेस्ट करें ताकि हमें मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिले। तो इस दोनों सवाल का जवाब ऐसा है कि एक मल्टीबैगर स्टॉक वही होता है जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है। सो चूज ए गुड फंडामेंटल स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट सो दैट इट कैन बिकेम मल्टीबैगर। एंड दूसरे सवाल का जवाब है व्हेन टू इन्वेस्ट के लिए हमें यह देखना पड़ता है व्हेन द गुड फंडामेंटल स्टॉक अवेलेबल एट बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कम में वो मिल रहा है तो हमें उस पे निवेश कर देना चाहिए ताकि हमें मल्टीपल रिटर्न मिले। साथ में एक और चीज है दोस्तों, चेक द लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट फॉर गुड फंडामेंटल स्टॉक टू टेक करेक्ट डिसीजन व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर कोई स्टॉक का हम टेक्निकल चार्ट पर रीड करके सही समय निकाले और उस समय उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो हमें वो 2 से 3 सालों में मल्टीपल रिटर्न देता है। तो क्राइटेरिया फॉर गुड फंडामेंटल स्टॉक और क्राइटेरिया फॉर गुड मल्टीबैगर स्टॉक यही होता है। इसके क्या क्राइटेरिया हैं, चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इट शुड बी एज लो एज इट कैन बी 5 to 15। जैसे कि 23 मार्च 2020 को निफ्टी अपने सबसे निचतम लेवल पर था, उस टाइम बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, जिसके हमें और भी पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, कुछ 9 पैरामीटर्स हैं, वो अपने लोएस्ट पीई पर मिल रहे थे और अगर हमने उस टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो हमें उसमें मल्टीपल रिटर्न्स मिलेगी। दूसरा है इंडस्ट्री पीई, हमें यह भी देखना पड़ता है वो स्टॉक जिस इंडस्ट्री से बिलोंग्स करती है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई सजेशन नहीं है। बर्जर पेंट जो पेंटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग्स करती है, तो उसके जो पियर्स कंपनी है जैसे कि एशियन पेंट, नोबेल एक्सो, तो इन सब से भी हमें उसका पीई कंपेयर करना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि अपने इंडस्ट्री पीई के मुकाबले उसका पीई भी
ऑलमोस्ट सेम हो या अगर थोड़ा कम भी हो तो अच्छा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों 52 वीक हाई लो। हमें किसी भी एक मल्टीबैगर चूज करने के पहले उसका 52 वीक हाई लो जरूर देखना चाहिए। अगर वो स्टॉक में हाई वोलेटिलिटी है, मतलब मान लीजिए वो एक साल में 500 रुपए ऊपर गई है, टॉप बनाया है, और लोअर साइड में वो अभी 50-60 रुपए में मिल रही है, मतलब उसमें हाई वोलेटिलिटी है, मतलब ये स्टॉक रिस्की है, ये मल्टीबैगर बनने की कैटेगरी में नहीं फिट बैठता है दोस्तों। चौथा है करंट मार्केट प्राइस, इट इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द स्टॉक, मतलब वो कंपनी का एक स्टॉक का प्राइस का वैल्यू अभी आज के डेट में क्या है उसे ही हम करंट मार्केट प्राइस कहते हैं। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उस स्टॉक का वैल्यूएशन आज के दिन में कितना है। आरओसीई, आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो बहुत बड़े पैरामीटर्स हैं दोस्तों, क्योंकि जितना उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसके अगेंस्ट में उसे कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है ये देखना, और उसके इक्विटी के अगेंस्ट में उसे कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक मल्टीबैगर की कैटेगरी में आ पाए। और रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी फॉर ए मल्टीबैगर नॉट लेस देन 15%। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15% यहां आपको लिखा हुआ मिल रहा है 5 to 15%, यू कैन चूज विथ अदर क्राइटेरिया शुड मीट। नहीं तो एक मल्टीबैगर स्टॉक होने के लिए उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% होना ही चाहिए। छठा पॉइंट है दोस्तों शेयर होल्डिंग, मतलब उस कंपनी के प्रमोटर्स का उस कंपनी में कितना परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो कितना परसेंट ओन करती है। एज मैक्सिमम एज इट कैन बी, जितना ज्यादा हो सकता है उतना अच्छा। एज पर सेवी नॉर्म्स इट शुड बी मैक्सिमम अप टू 75%, लेकिन एक मल्टीबैगर स्टॉक होने के लिए कम से कम 60% तो होना ही चाहिए। अगर 60% से कम है तो उस कंपनी के बारे में हमें दोबारा तिबारा सोचना चाहिए। सातवां पॉइंट प्लेज शेयर, देयर शुड नॉट बी एनी प्लेज शेयर, कोई भी शेयर प्रमोटर के गिरवी नहीं होने चाहिए, तभी जाके वो मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। अगर सोचिए प्रमोटर्स को खुद अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है और वो अपनी कंपनी के शेयर प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है, इसका मतलब वो स्टॉक मल्टीबैगर कभी नहीं बन सकता। आठवां पॉइंट सेल्स ग्रोथ, ये भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये कम से कम सोचिए, अगर हम में से किसी ने कोई दुकान रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया और हर साल उसमें 1 लाख का टर्नओवर सालाना दर हम कर रहे हैं और हर साल 1 ही लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, इसका मतलब वो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। ये होना चाहिए कि पहले साल हमने 1 लाख का सेल्स किया, दूसरे साल हमने उसमें 1,15,000 या 1,10,000 कम से कम 10% का सेल्स ग्रोथ किया, तीसरे साल हमने 1,21,000 और 10,000 ऐड किया सेल्स ग्रोथ में। इस तरह अगर साल दर साल उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है और पिछले 5 साल से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब देयर इज ए चांसेस कि वो कंपनी अगले 10 साल तक भी अच्छा करेगी और उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में डिमांड में है, तभी उसका पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ बढ़ा है और अगले 5 साल का भी सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, तो वो कंपनी मल्टीबैगर हो सकती है। नौवां पॉइंट डिविडेंड, एज हाई एज इट कैन बी। डिविडेंड एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जिसमें कंपनी जितना प्रॉफिट करती है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर वो अपने शेयर होल्डिंग को भी बांटती है, तो डिविडेंड भी हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर जो कंपनी जितना परसेंटेज डिविडेंड देती है, कोई 15%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 100% तक भी डिविडेंड देती है, तो वैसी कंपनी सबसे अच्छी है। साथ में द करेंट ईयर डिविडेंड शुड बी हायर देन द लास्ट 5 ईयर डिविडेंड यील्ड। हमें किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल लेना चाहिए और उसका इस साल का डिविडेंड देख के सिर्फ ये डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए कि वो कंपनी अच्छी है। हमें उसके पिछले 5 साल का डिविडेंड उसने किस परफॉर्मेंस में दिया है ये देख के डिसीजन लेना चाहिए कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और ये मल्टीबैगर बनने की कैटेगरी में फिट बैठती है।
ये सारे डाटाज आपको 3 वेबसाइट्स में आसानी से मिल सकते हैं, जिसमें पहला वेबसाइट है www.screener.com, www.yahoofinance.com और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हर कोई यूज करता है www.moneycontrol.com। थैंक यू फ्रेंड्स। एक आपसे और भी निवेदन है, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन विल हेल्प यू टू रीच मी इजीली। जब भी मेरा अगला वीडियो मेरे चैनल में आएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सके। और साथ में आपसे एक और नम्र निवेदन है, काइंडली स्प्रेड द नॉलेज अमॉन्ग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय फॉरवर्डिंग दिस वीडियो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली में हैं वो सभी इस विषय में जान सके, क्योंकि हम सभी गलत स्टॉक खरीद के फंस जाते हैं और जिसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है और हम सबको मल्टीबैगर स्टॉक्स चाहिए। तो पहले हमें ये तो पता करें कि एक मल्टीबैगर स्टॉक होने के पहले उसका क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों, काइंडली फॉरवर्ड दिस टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर देयर नॉलेज।